गुड मॉर्निंग क्लास। देखिए नेक्स्ट लेसन है हम लोगों का जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद देखिए लेसन नंबर 4 आता है जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद जी जो थे, जयशंकर प्रसाद जी एक छायावादी कवि थे, कवि भी हैं और वो लेखक भी हैं। मतलब उन्होंने लेखन में भी लिखा भी है और उन्होंने काव्य भी लिखा है। दोनों चीज़ें उनके लेख मतलब कवि भी हैं और वो लेखक भी हैं, छायावादी कवि हैं। तो कहते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो था 1946 ईस्वी में, 1900 संवत जो है 1946 जनवरी में 1889 ईस्वी को, 1889 ईस्वी को मतलब 1889 को काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके जो पितामह कौन होते हैं, मतलब जो उनके दादाजी। तो इनके जो पिताजी हैं, पिताजी का जो नाम था वह था शिवरत्न साहू था। इनके पिताजी का नाम शिवरत्न साहू था और इनके शिवरत्न जो साहू जो थे वो बड़े ही दयालु और उदार प्रकृति के वो व्यक्ति थे। ये सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हुए, सुगनी साहू के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए। और इनके पिताजी जो देवी प्रसाद देवी, ये सभी गुण जो थे विद्यमान थे। समझ आया कि मतलब इनका जो जन्म था, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ये सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गए। इनके पितामह का नाम शिवरत्न साहू था और इनके पिताजी का जो नाम था देवी प्रसाद साहू था। और मतलब इनके पिता और ये जो थे क्या नाम है, इनके जो दादाजी जी पिता जो मतलब शिवरत्न साहू थे, इनके पितामह वे बड़े ही दयालु और उदार प्रकृति के व्यक्ति थे। और ये सारे गुण जो थे मतलब दयालु और उदारता का जो गुण है, इनके जो पिताजी थे देवी प्रसाद उनमें भी विद्यमान था। प्रसाद जी के माता पिता का जो देहांत है बहुत ही छोटी अवस्था में, जब ये बहुत छोटे से थे, छोटी अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनके माता पिता का देहांत हो गया और घर का जो सारा भार जो है किसके ऊपर आ पड़ा, प्रसाद जी के ऊपर आ पड़ा। ये बहुत ही सरल हृदय व्यक्ति थे। प्रसाद जी का बचपन जो था वैभवपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था और इनकी मतलब 3 शादियाँ हुई थी। ये अत्यंत सरल हृदय और चिंतनशील मानव थे। तो कहते हैं कि इन्होंने कभी किसी को दुखी और कभी किसी को अपमानित नहीं किया। वे राज्य क्षमा से पीड़ित हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी में इनकी हालत जो थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को उनकी हालत बहुत खराब हो गई और मतलब डॉक्टरों ने उन्हें अंतिम घड़ी की ओर संकेत करते हुए कहा था कि जो कुछ आपको कहना और सुनना है क्या सुन लीजिए। मतलब अब उनके बचने की कोई भी आशा ना रही, क्योंकि उन्हें सांस लेने में बहुत कष्ट हो रहा था। तो मतलब यही लिखते हैं कि 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया, क्योंकि उसमें इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। डॉक्टरों ने भी कहा था कि जो कुछ आपको कहना सुनना है एक दूसरे से क्या सुन लीजिएगा, क्योंकि इन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। और उसी दिन 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। अब इनकी रचनाएँ, प्रसाद जी के जो काव्य थे, काव्य में क्या आता है, चित्रधारा, कानन कुसुम और झरना। पहले लिखेंगे कविता, पहले लिखेंगे प्रसाद जी के ग्रंथ। मुक्तक कविता में क्या आता है, चित्रधारा, कानन कुसुम और आता है झरना, ठीक। और प्रबंध काव्य में आता है, आप लिखेंगे, देखिए हम बताते हैं आपको, अयोध्या, प्रेम पथिक और आंसू और कामायनी। 4 लिखेंगे सिर्फ, लिखेंगे अयोध्या, प्रेम पथिक, आंसू और कामायनी। कामायनी जो था, कामायनी प्रसाद जी का महाकाव्य है। कहाँ पूछा जाता है कि प्रसाद छायावादी युग का
सबसे प्रसिद्ध काव्य। छाया या पूछा जाता है छायावादी युग का महाकाव्य, छायावादी युग के महाकाव्य का नाम बताइए। तो आता है कामायनी। प्रसाद युग के बिहार कहते हैं, प्रसाद युग का जैसे लोगों को बच्चों को बताना होता है कि उनको मालूम है कि नहीं मालूम है कि छायावादी युग के हैं किसके हैं, तो कहते हैं छायावादी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य कामायनी। और छायावादी युग के कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद जी। और कवित्री थी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा भी थी। तो अब इसमें आता है कामायनी महाकाव्य। नाटक में क्या लिखेंगे? नाटक में लिखेंगे चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी। ये जो नाटक है ना, मतलब मेन जो उनके नाटक है जो अधिकांश से पूछे जाते हैं। जैसे चंद्रगुप्त आप पहले लिखिए चंद्रगुप्त, लिखिए स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु और जन्मेजय का नागयज्ञ। जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, है ना, और ध्रुव स्वामी तो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है, और जयशंकर प्रसाद जी का नाटक है ध्रुव स्वामी। और उसके बाद में आता है जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है। और कहानी में इनकी कहानियाँ जो हैं 5 कहानियाँ संग्रह हैं। क्या है? छाया, प्रतिध्वनि, छाया है, प्रतिध्वनि है, और आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। देखिए छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और आती है इंद्रजाल। तो ये प्रसाद जी की 5 कहानियाँ हैं। इनको आप पाँचों को आपको लिखना है। उपन्यास उन्होंने 3 ही उपन्यास लिखे हुए हैं। तो 3 उपन्यास लिखे हैं, कंकाल, तितली और इरावती। मतलब कंकाल, तितली और इरावती, इनके ये 3 उपन्यास हैं। 3 उपन्यासों में से जो 2 उपन्यास हैं, 2 उपन्यास उनके पूरे हो चुके हैं, पूर्ण हो गए हैं, और जो तीसरा उनका उपन्यास है वो अपूर्ण रह गया और इनकी डेथ हो गई, मतलब मृत्यु हो जाती है। तो इरावती अपूर्ण है, लेकिन इनका ये उपन्यास है। क्या कौन कौन सी हैं? तितली, कंकाल और इरावती, 3 हैं। और इरावती जब लिखेंगे, इरावती के आगे लिख दीजिएगा अपूर्ण है, ठीक। अब इसके बाद में आता है निबंध। निबंध में क्या है? काव्य और कला। निबंध में लिख दीजिएगा काव्य और कला। क्या लिखेंगे? काव्य, और उसमें आता है कला। अब इसके बाद में भाव पक्ष। अब इसके बाद ये जो होता है प्रसाद जी के जो ग्रंथ होते हैं, ये काव्य कला की विशेषताएं होती हैं। अब इसके बाद में इनकी आती है रस। इसमें इनका कौन कौन सा? देखिए अद्भुत रस, करुण रस, विभत्स रस, यही इन तीनों का वर्णन किया गया है। देखिए शांत रस या करुण रस में होती है, तो इनका रस में आता है शांत रस है, करुण रस है, और आता है अद्भुत रस और विभत्स रस। शांत, करुण, अद्भुत और विभत्स रस। अच्छा, भाषा इनकी कौन सी है? भाषा इनकी है शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली भाषा है। शुद्ध साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली भाषा है। बस आपको इतना ही लिखना है, भाषा में लिख दीजिएगा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भाषा। अलंकार में आता है, देखिए अलंकार में आता है कि इन्होंने मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास का मतलब देखिए उपमा, रूपक, इन्होंने क्या है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण अलंकार और विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग किया है, ठीक। छंद में आता है, इनमें आता है छंद में, या आपने छंद में लिखेंगे रोला और छंद, रोला छंद मतलब रूपमाला नहीं, छंद में आप लिखेंगे रोला छंद, सिर्फ आप लिखेंगे रोला छंद। और साहित्य में इनका स्थान लास्ट में लिखा जाता है, हिंदी साहित्य में इनका स्थान। तो हिंदी साहित्य में जो स्थान है तो लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी जो थे हिंदी साहित्य के छायावादी युग के, ये छायावादी युग के कवि हैं। उनकी कामायनी जो था हिंदी, उनकी जो उन्होंने कामायनी लिखी, इनकी जो कामायनी है वो हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। कामायनी उनकी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। उन्होंने अपनी प्रतिभा से साहित्य की जो प्रत्येक विधा कौन सी होती है? कहानी, लेखक, संस्मरण, रेखा चित्र, है ना, निबंध हो गया, तो यही सब होते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने नवीन
मतलब उन्होंने अपनी प्रतिभा से साहित्य की प्रत्येक विधा को उन्होंने संपन्न बनाया। तो कहते हैं कि ये मतलब छायावाद के जो 4 स्तंभ आते हैं, प्रसाद, पंत, प्रसाद जयशंकर मतलब प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। तो इसमें प्रसाद हो गया जयशंकर प्रसाद, पंत हो गया सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और लास्ट में आता है महादेव वर्मा। कभी पूछा जाता है कि प्रसाद के छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन से हैं? छायावादी युग के 4 स्तंभ, तो छायावादी युग के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये 4 स्तंभों में से एक जयशंकर प्रसाद जी एक प्रमुख स्तंभ हैं। उनका जो महाकाव्य है कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का रामचरितमानस कहलाता है। ये मतलब जिस प्रकार से रामचरितमानस का स्थान है ठीक उसी प्रकार से इसका है, उसी प्रकार से कामायनी का भी मुख्य स्थान है और ये विश्व साहित्य की एक महानतम कृति है। और जयशंकर प्रसाद जी जो थे, जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि कहलाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए लिखा है इसमें गीत, जयशंकर प्रसाद जी ने गीत लिखा है। गीत में क्या आता है? गीत में आता है, देखिए लिखा है बीती विभावरी जागरी। देखिए बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। सिर्फ आप इतना पहले पढ़िए, बीती विभावरी, बीती मीन्स बीत गई, विभावरी माने विभावरी, बीती विभावरी, विभावरी मीन्स होता है रात, जागरी, अंबर पनघट में, अंबर मीन्स आकाश, पनघट क्या होता है? जहाँ पर लोग पनहारियाँ जो होती हैं, पनहारिन बोलते हैं, जो पानी भरती हैं उनको क्या कहते हैं? पनहारिन। तो अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट माने होता है घड़ा, तारा में होता है उषा नागरी, उषा नागरी माने नागरी में होता है चतुर। देखिए इसमें कहते हैं, ये देखिए लिखा गया है लहर से। ये प्रसाद जी की ये जो मधुर गीत है, मधुर जो ये गीत लिखा हुआ है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जयशंकर प्रसाद, ये मतलब गीत, प्रस्तुत गीत जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित लहर काव्य से लिया गया है। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित लहर नामक काव्य से लिया गया है। तो एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है कि बीती विभावरी जागरी, हे सखी, एक सखी जो है दूसरी सखी से कहती है, क्या कहती है? बीती विभावरी, रात्रि बीत गई है, रात बीत चुकी है, जागरी अब उठने का समय हो गया है, अब तू जाग। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में, समझिएगा, अंबर रूपी पनघट, पनघट क्या होता है? पनघट जहाँ से पानी भरा जाता है, जैसे मान लीजिए कुआं ही होता है, कुएं में जब हम बाल्टी डालते हैं तो अंबर क्या है? अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में मतलब जो पनघट है, जो कुआं जो होता है, जल जलाशय तालाब नदियाँ जो कुछ भी है उनको क्या मान लिया गया है? अंबर, आकाश। तो अंबर रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। कि अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी उषा रूपी चतुर्नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही। देखिए आप सीधा सीधा पढ़िए, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर्नायिका, उषा मतलब सूर्य जो होता है, उषा रूपी चतुर्नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही, तारा रूपी घड़े को डुबो रही। अर्थात क्या होता है? अर्थात होता है कि समस्त नक्षत्र जो हैं, समस्त नक्षत्र प्रभात के कारण, समस्त जो नक्षत्र हैं, जितने भी तारे थे, नक्षत्र मीन्स क्या होता है? तारा होता है। तो कहते हैं जब सूर्य उदित हो जाता है तो जितने भी तारे होते हैं सब आकाश में विलीन हो जाते हैं। तो कहते हैं अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में उषा रूपी चतुर्नायिका
तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सवेरा हो जाने पर आकाश सारे जितने नक्षत्र जो हैं आकाश में विलीन हो गए हैं। मतलब सारे नक्षत्र जो हैं आकाश में विलीन हो गए हैं और प्रातः काल के आगमन सारे नक्षत्र आकाश में विलीन हो गए हैं। जैसे ये लिखा अंबर पनघट में डुबो रही, अंबर रूपी पनघट में, उषा रूपी चतुर्नायिका तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। डुबो रही है ना, डुबो रही है मतलब उसमें विलीन हो गए हैं। तो कहते हैं कि अर्थात कहते हैं जिस प्रकार नक्षत्र जो हैं कहते हैं कि समस्त नक्षत्र जो हैं प्रातः काल के, जब प्रातः काल होता है तो नक्षत्र क्या जहाँ चले जाते हैं, तारे डूब जाते हैं, है ना, सूर्योदय हो जाता है। तो कहते हैं सूर्य रूपी उषा रूपी चतुर्नायिका अंबर रूपी घनघट में तारा रूपी घड़े को डुबो रही है। अर्थात सूर्य निकल आया है। अर्थात क्या होता है, अर्थात सूर्य निकल आया है और जो सारे जो नक्षत्र हैं तारे जो हैं आकाश में विलीन हो गए हैं। ठीक है। खग कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लोये लतिका भी भरलाई, मधुमुकल नवल रस गागरी। देखिए खग मीन्स क्या होता है, खग मीन्स होता है पक्षी। खग कुल सा बोल रहा मतलब पक्षी जो हैं कलरव कर रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं। कहते हैं पक्षी जो हैं चहचहा रहे हैं। किसलय का अंचल डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा और पल्लवों का अंचल जो है हिलने लगा है। पल्लव कौन से होते हैं, जो पत्तियाँ जो होती हैं। किसलय का अंचल डोल रहा और पल्लवों का आंचल जो है डोल रहा मतलब हिलने लगा है। लो ये लतिका भी भरलाई, मधुमुकल नवल रस गागरी। कहते हैं कि लो ये लता भी पराग रूपी रस से युक्त, लो ये लता भी पराग रूपी रस से युक्त गागर को भर करके ले आई है। तो लो यह लतिका भी, लो ये कहते हैं लो यह लतिका भी भरलाई, मधु माने होता है शहद, मधु मुकुल नवल माने नई, नवल रस गागरी मीन्स होता है गागर मीन्स होता है घड़ा। तो कहते हैं कि लो ये लता भी पराग रस से युक्त गागर को भर करके ले आई है। मतलब पराग रूपी रस से युक्त मतलब घड़े को भर करके गागर मीन्स होता है घड़े को भर करके ले आई है। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे बिहारी। अधरों में राग अमंद किए, अधरों में राग अमंद किए कहते हैं कि तू अपने अधरों में राग अमंद पिए, कहते हैं तू अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, प्रेम की मदिरा। राग अमंद किए तू अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मतलब बालों में, और क्या करती है बाल मतलब नहीं, अधरों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए और बालों में सुगंध को समाये हुए, अलकों में मलयज बंद किए, अलकों में मतलब बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, हे आली मीन्स होता है सखी, हे सखी तू अब तक सो रही है, आँखों में भरे बिहागरी, आँखों में आलस्य को भर करके मतलब आँखों में आलस्य को भर करके तू अभी भी सो रही है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रातः काल हो गया है और प्रातः सब प्रातः काल हो जाने पर क्या होता है, सब लोग जाग जाते हैं। तो लिखते हैं प्रातः काल हो जाने पर सर्वत्र जागरण हो गया है, जाग गए हैं। प्रातः काल होने पर सर्वत्र जागरण हो गया है। हे सखी तू अब तक सो रही है जब तक ये जागने का समय नहीं है, ये जागने का समय नहीं है। ठीक है, ये जागने का समय नहीं है। आँखों में भरे बिहागरी, आँखों में प्रेम की मदिरा। देखिए अधरों में राग अमंद पिए, तू अपने होठों में प्रेम की मदिरा को पिए हुए, बालों में अलकों में मलयज बंद किए, अपने बालों में सुगंध को समाये हुए, तू अब तक सोई है आली, हे आली हे सखी तू अब तक सो रही है, आँखों में भरी बिहागरी, आँखों में आलस्य को भरे हुए तू अब तक सो रही है। कहने का तात्पर्य क्या है
कि प्रातःकाल हो गया है, यह सवेरा हो गया है और सर्वत्र जागरण हो गया है, सर्वत्र जागरण हो गया है और इसलिए तुम मतलब अब तुम उठ जाओ, अब मतलब सोने का समय नहीं है, अब तुम उठ जाओ। तो इसमें जो काव्यगत सौंदर्य लिखा जाता है तो कहते हैं प्रस्तुत ये जो गीत है इसमें आता है, जागरण गीत में आता है। जागरण मतलब होता है जगाने के लिए, किसी को जगाने के लिए बोला जाता है, तो ये आता है जागरण गीत में आता है, ठीक है ना, जागरण गीत आता है। और नंबर बिहाग जो होता है, ये जो लिखा है आँखों में भरे बिहागरी, बिहाग कब होता है? बिहाग रात्रि के अंतिम पहर में, जो रात्रि का जो अंतिम पहर होता है, सवेरा होने वाला जो समय होता है, रात्रि के अंतिम प्रहर में गाए बजाए, जो गायक गाना बजा मतलब गाए बजाए राग को हम बिहाग कहते हैं। रात्रि की अंतिम पहर, रात्रि के अंतिम पहर में जो गाना और बजाना होता है ना, उसे हम बिहाग कहते हैं, उसे हम बिहाग कहते हैं। और इसमें जो उसमें लिखा है ना, भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है। शैली कैसी है इनकी? शैली कैसी है? गीत शैली। मुक्तक शैली तो बिहारी जी की है और इनकी शैली है गीत शैली, ठीक है ना, गीत शैली है। और अलंकार में आता है खग कुल कुल सा बोल रहा, खग कुल कुल सा बोल रहा, इसमें आता है पुनरक्ति प्रकाश अलंकार, खग कुल कुल सा बोल रहा, पुनरक्ति प्रकाश आता है, उपमा अलंकार आता है और इसमें एक आता है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ठीक है ना। रस क्या है? संयोग श्रृंगार, रस है संयोग श्रृंगार। और शब्द शक्ति आती है लक्षणा और व्यंजना, लक्षणा और व्यंजना। फिर से देखिए बिहाग, पहले आप क्या लिखेंगे? ये जो गीत है काव्यगत सौंदर्य में लिखा जाता है कि ये गीत जो है जागरण गीत की कोटि में आता है। और नंबर 2 जो बिहाग लिखा गया है, इसमें बिहाग जो है रात्रि के अंतिम पहर में गाने बजाने वाला, गाने बजाने को बिहाग कहते हैं। और खग नहीं, कुल 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 सा बोल रहा, इसमें आता है पुनरक्ति प्रकाश अलंकार और आता है अनुप्रास अलंकार, उपमा और उपमा अलंकार, और उसमें आता है उपमा अलंकार। और रस है इसमें संयोग श्रृंगार, और रस आता है संयोग श्रृंगार। और शब्द शक्ति आती है लक्षणा और व्यंजना, शब्द शक्ति आती है लक्षणा और व्यंजना, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो गीत है ये किसका लिखा हुआ है? जयशंकर प्रसाद जी का लहर काव्य से लिया गया है। लहर कारनामा काव्य से ये लिया गया है, ठीक है। गीत, ये गीत जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप अपनी कॉपी में इसको पहले जयशंकर प्रसाद की आप जीवनी लिखिएगा, जयशंकर प्रसाद की जीवनी जैसे मैंने आपको बताया है बिल्कुल आपको वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद जी की जीवनी लिखी जाती है, फिर उसके बाद में आता है प्रसाद जी के ग्रंथ, मतलब प्रसाद जी की रचनाएँ। रचनाओं में सबसे बड़ा याद रखिएगा कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। जिस प्रकार से रामचरितमानस का महत्वपूर्ण स्थान है, महाकाव्य माना जाता है, उसी प्रकार से आधुनिक युग में जयशंकर प्रसाद जी की कामायनी, ठीक है। और द्वापर कहते हैं द्विवेदी युग का सबसे बड़ा महाकाव्य है साकेत, ठीक है। आप उनको उसी प्रकार से लिखिएगा। और ये जो गीत मैंने आपको पढ़ाया है, ये गीत आप उसमें डाल दीजिएगा इम्पॉर्टेंट, और आप इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। जैसे लिखिएगा बीती बिहावरी डैश डैश लगा दीजिएगा और लास्ट में लिख दीजिएगा बिहावरी। तो प्रस्तुत गीत हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित लहर नामक काव्य से लिया गया है, ठीक है ना। अब इसके बाद में प्रसंग लिखने के बाद में इनकी आप व्याख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इनकी आप बेटा व्याख्या लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय।